Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. So again आज की जो क्लास रहेगी वो एक नोट सेट एमसीक्यू बेसिस पे रहेगी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज हैं एम्स के उन्हें हम यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे, साथ साथ में उन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक के अंदर पढ़ते पढ़ते मैं टॉपिक के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपन और मैं आपको मार्क करता जाऊँगा, साथ साथ में आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपके एग्जाम से पहले आपके शॉर्ट रिविजन के लिए कुछ नोट्स आपके पास में बन जाए। रियली वो काफ़ी आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो पैटर्न रहेगा टिल नोट सेट 2023 जून में जो एग्ज़ाम रहेगा वहाँ तक का। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है जो कि आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी, जो आपकी गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और आरएनसीसी वहाँ पे आपको जो सेम लोगो अभी जो दिख रहा है आपको, ये लोगो आपको वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हमने टोटल 120 टेस्ट हमने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सिलेबस में यहाँ पे ऐड किए हैं, जिसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ठीक है, टोटल 120 टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रखी है, तो जो भी स्टूडेंट उसको बाय करना चाहे आप जाके उसे कंसिडर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है बो शेप्ड लेग्स इज फाउंड इन। बो शेप्ड लेग जो स्ट्रक्चर हो जाती है लेग्स की, बो जैसी, ठीक है, जिस प्रकार से हमारे पास में बो है वैसे अगर लेग्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं पेशेंट में, तो ये किसकी वजह से होता है, कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है? रिकेट्स में मिलेगा, या फिर ब्लाउंस डिजीज में मिलेगा, या फिर फ्लोराइड पॉइजनिंग में मिलेगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव में? बो शेप्ड लेग्स इज फाउंड इन किस में देखने को मिलता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, आई होप आपने सबने कंसिडर कर लिया होगा अपना आंसर, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? रिकेट्स। ठीक है, बो शेप्ड लेग जो है किस में देखने को मिलता है? रिकेट्स में देखने को मिलता है। तो अब रिकेट्स से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो हम देखेंगे। टॉपिक क्या है अपना? रिकेट्स। तो देखिए रिकेट्स क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? इनएडिक्वेट mineralization of cartilage in children's growth plate। ठीक है, चिल्ड्रंस की ग्रोथ प्लेट के अंदर अगर इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन होता है तो वहां पे क्या हो जाएगी, क्या देखने को मिलता है वहां पे? जो बोन बनेगी वो कैसी बनती है? वीक बोन बनती है। ठीक है, इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन का क्या मतलब हो गया कि एक तो वहां पे क्या हो गया, कैल्शियम की डिफिशियंसी देखने को मिल गई, दूसरा वहां पे क्या देखने को मिला? डिक्रीज विटामिन डी। ठीक है, इन दोनों की वजह से क्या होती है? बोन स्ट्रांग होती है। तो वहाँ पे इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन की वजह से वहाँ की जो कार्टिलेज में जो है वो कैसी हो गई? वहाँ पे अगर बोन तो फॉर्म हुई वहाँ पे, बट वो बोन फॉर्म कैसी हुई? वीक बोन फॉर्म हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से जब अपने पैरों पे खड़ा होता है बच्चा, तो उसके जो लेग्स है वो इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है आपके? वेरस। ठीक है, अगर आपके लेग्स इस प्रकार से देखने को मिले तो ये क्या होता है? वेल्कस। ठीक है, इसका भी एमसीक्यू पूछा हुआ है एग्जाम में। वेरस किसको कहते हैं, वेल्गस किसको कहते हैं? इमेज बना के। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे नाम मेंशन किया है। अगर एग्जाम में आपसे नाम पूछे कि चिल्ड्रंस में बोन की ग्रोथ होती है तो वो कहाँ से होती है? ये होती है एपिफाइजियल प्लेट से। ठीक है, एपिफाइजियल प्लेट में प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी और कैल्शियम की यहाँ पे डिफिशियंसी देखने को मिलती है बच्चों में, तो उनमें क्या हो जाता है? रिकेट्स की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्या देखने को मिल रहा है इसमें? सॉफ्टनिंग ऑफ बॉन्स। ठीक है, बॉन्स की यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। ये हो गया यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन सी क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हुए जाएंगे। किसकी डिफिशियंसी हो जाती है? मेनली विटामिन और कैल्शियम की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन इसके कॉजेज की। कॉज में सबसे पहले क्या आएगा? डिक्रीज
विटामिन डी, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का यहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट क्रोनिक किडनी एंड लिवर डिजीज, क्यों ये क्रोनिक किडनी एंड लिवर डिजीज में क्यों बताया, क्योंकि ये क्या करते हैं, विटामिन डी के एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। अब जब क्रोनिक लिवर एंड किडनी डिजीज हो जाएगी तो क्या नहीं होगा, विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होगा, एक्टिवेशन नहीं होगा तो विटामिन डी से क्या होती है, यहाँ पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम मतलब लार्ज अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा एब्जॉर्प्शन करती है तो वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, एंड क्रोनिक किडनी एंड लिवर डिजीज की वजह से भी विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लैक एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, तो ये तो बात हो गई कुछ हमारी कॉजेज की। अब हम बात कर ले साइन एंड सिम्टम से। तो साइन एंड सिम्टम से अपन सुपीरियर से इन्फीरियर की साइड में जाते हुए हम बात करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा आपको, क्रेनियोटैप्स। क्रेनियोटैप्स मीन क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल बोन्स, ठीक है। जो क्रेनियम के अंदर जो बोन्स रहती है वो कैसी देखने को मिलेगी, सॉफ्ट देखने को मिलेगी, थिन देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, डिलेड फोंटानेल क्लोजर, ठीक है। जो फोंटानेल जो 1.5 महीने पे और 18 मंथ्स पे यहाँ पे जो कंप्लीट क्लोजर होते हैं उनका क्या देखने को मिलेगा, डिलेड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोजर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन क्या है, बो शेप्ड लेग्स भी इसमें देखने को मिलेंगे, रिकेट्स में देखने को मिलती है। इसके बाद में क्या है, फ्रंटल बोसिंग। फ्रंटल बोसिंग देखिए आपको ऑप्शंस में ये नाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। फ्रंटल बोसिंग में क्या होता है, लार्ज फ्रंटल एरिया, ठीक है। हेड का जो फ्रंटल एरिया रहता है वो कैसा हो जाएगा, लार्ज देखने को मिलता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पिजन शेप चेस्ट, चेस्ट कैसी हो जाएगी, पिजन शेप हो जाएगी। तो पिजन शेप चेस्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, ग्रूव देखने को मिलेगा, एक उभार देखने को मिलेगा। इस उभार को हम क्या कहते हैं, हैरिसंस ग्रूव, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार ये साइड में कि हैरिसन ग्रूव जो है वो कौन सी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, तो डिसऑर्डर का क्या नाम है हमारा, रिकेट्स। तो यहाँ पे मोटा मोटी बात हमने कर ली है रिकेट्स के बारे में, और इसके ट्रीटमेंट के बारे में अपन क्या कर देंगे, विटामिन की यहाँ पे सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, कैल्शियम और विटामिन का सनलाइट में उसको एक्सपोजर करने के लिए कहेंगे, जिससे स्लोली स्लोली यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो डिजीज जो सबसाइड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे और एक डिजीज आपको देखने को मिली है, ब्लॉन्स डिजीज। तो देखिए ब्लॉन्स डिजीज के अंदर क्या होता है, ग्रोथ प्लेट की यहाँ पे डिसऑर्डर होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। जो ग्रोथ प्लेट होती है वो भी कहाँ की, नी की, ठीक है। नी की ग्रोथ प्लेट की यहाँ पे डिसऑर्डर देखने को मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉन्ट डिजीज। बाकी फ्लोराइड पॉइजनिंग से जो टीथ का वगैरह का उनका डिस्कलरेशन हो जाना, हाँ बोन का वगैरह, तो इन सब के अंदर फ्लोराइड जम जाता है तो वो एक अलग मैटर है। अपना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे, रिकेट्स, बोथ शेप लेग्स इन फाउंड इन रिकेट्स डिजीज। तो रिकेट्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत हमने समझ लिया है, ठीक है। बच्चों में हुआ तो क्या इसको बोला हमने, रिकेट्स। साथ साथ में सेम साइन सिम्टम आपको किसको देखने को मिल सकते हैं, ओस्टियो मलेशिया में। ओस्टियो मलेशिया में क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। दोनों सिमिलर चीज़ें, बस थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे डिसऑर्डर में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, फुल फॉर्म ऑफ पीईटी स्कैन। पीईटी स्कैन के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। सारे के सारे एमसीक्यू जो है वो एम्स के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे मत सोचना कि एम्स इसके अंदर मैं आपको वन लाइनर एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ तो ये तो एम्स में नहीं आते होंगे। वन लाइनर एमसीक्यू भी एम्स में आते हैं, जो सीधे सीधे या तो आपको वो क्वेश्चन आएगा या आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन में ऐसा होता है, ठीक है, ज़रा आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में आप क्या सोच लोगे, फुल फॉर्म ऑफ पीईटी, पीईटी की फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे तो सोच के आप आंसर नहीं कर सकते, अगर आपको पता है तो ये आप आंसर कर पाओगे। तो एम्स वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछता है
और लेंथी क्वेश्चन भी पूछता है। अपने जो शुरुआती क्लासेज है तो मैं आपको यहाँ पे थोड़े टॉपिक्स भी डिस्कस कर देना चाहता हूँ, और अपन जो है वो क्वेश्चन का पैटर्न अपन थोड़ा इजी रखेंगे, ताकि जो नए बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जिनका फर्स्ट एग्जाम है तो वो भी थोड़ा हैबिचुअल हो जाए। धीरे धीरे अपन क्वेश्चन का लेवल भी आगे जाके बड़ा करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी लाएंगे, ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ पीटी स्कैन, पीटी स्कैन की पेट स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? फोटोन एमिशन टोमोग्राफी, प्रोटोन एमिशन टोमोग्राफी, पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, या फिर नन ऑफ दीज, क्या इसकी फुल फॉर्म रहती है? तो देखिए पीटी स्कैन पेट स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, हम क्या पता लगा सकते हैं? ब्रेन की एक्टिविटीज का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ में इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं? किस प्रकार से पता लगाएंगे कि ब्रेन के अंदर जो है वो किस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही है? एक्टिविटीज इन द सेंस कि वो ग्लूकोज का किस किस प्रकार से वो काम में ले रहा है, यूटिलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद में वो उसके अंदर कैसा, ब्रेन के अंदर अभी जो कैसा ब्लड फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें असेस करता है। इसके साथ में और क्या करते हैं अपन? एक आइसो टॉप को अपन क्या करते हैं इसके अंदर? इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर उससे अपन क्या पता लगा सकते हैं? कोई भी बॉडी में मैलिग्नेंसीज का पता लगा सकते हैं, कैंसर का पता लगा सकते हैं इनके द्वारा, ठीक है। और कुछ ब्रेन की डिसऑर्डर्स के बारे में भी अपन पता लगा सकते हैं, कहीं पे क्लॉट वगैरह बन गया हो, या फिर कहीं पे जो एमआरआई वगैरह से अपन थोड़ा नहीं पता लगा सकते। लाइक मैलिग्नेंसीज के लिए पेट स्कैन थोड़ा और अच्छा एक हमारे पास में एक उपाय रह सकता है कि हम डायग्नोज कर सके मैलिग्नेंसीज कैंसर का, ठीक है। तो पीईटी मींस पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एक प्रकार का टेस्ट है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? थ्री डायमेंशनल अपन क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं किसी भी ऑर्गन की। मोस्टली अपन ब्रेन में काम में लेते हैं, ठीक है, और भी अपन बॉडी के वेरियस पार्ट्स में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, फ्लो रेट ऑफ ग्रीन आईवी कैनुला, ठीक है। कैनुला से देखिए आपके एम्स में हर एग्जाम में मोस्टली कैनुला से एमसीक्यू बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? कैनुला के टॉपिक फंडामेंटल को आपको पूरी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और स्पेशली ट्यूब्स वगैरह को, इन सब के डायमीटर वगैरह एम्स पूछता है, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पे? फ्लो रेट ऑफ ग्रीन आईवी कैनुला, ग्रीन कलर का जो आईवी कैनुला होता है उनके अंदर कितना फ्लो रेट अपन दे सकते हैं? 90 ml पर मिनट तक, 60 ml पर मिनट तक, या फिर 90 ml पर आवर तक, या फिर 60 ml पर आवर तक, ठीक है। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था 2016 के एम्स के पेपर के अंदर। तो क्या रहेगा इसका अपना करेक्ट आंसर? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 90 ml पर मिनट तक, ठीक है। जो ग्रीन कलर का आईवी कैनोला है उससे अपन 90 ml प्रति मिनट जो है अपन सॉल्यूशन जो है वो पेशेंट को अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाकी के कैनुलाज किस तरीके से करवा सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 14 गोज के कैनुला का। अब इसका देखिए कलर भी एम्स पूछता है कई बार, तो कलर में इसका क्या रहेगा? ऑरेंज, ठीक है। अब इसके अंदर इसका फ्लो रेट क्या रहेगा? 240 ml पर मिनट, ठीक है। तो 240 ml पर मिनट अपन दे सकता है, तो 1 लीटर ये कितने टाइम में दे देगा? 4 मिनट के अंदर कंप्लीट ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है वो अप्रोक्स पहुंचा देगा पेशेंट में, ठीक है। तो ये आपसे नहीं पूछेगा तो इतना माइंड में आप मत लेना, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि 14 गेज कैनुला ऑरेंज कलर का होता है, और इसको इसके द्वारा अपन 240 ml पर मिनट तक अपन क्या कर सकते हैं? फ्लूइड अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं पेशेंट को। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? ग्रे कलर का। तो ग्रे कलर का कितने नंबर का होता है? 16 गोज। तो ग्रे कलर का कितने ml अपन दे सकते हैं? 180 ml पर मिनट पे। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं 18 गोज की। 18 गोज कौन सा होता है? ग्रीन कलर का। इससे हम कितना दे सकते हैं? 90 ml पर मिनट तक अपन दे सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन 20 गोज का। तो 20 गोज का कौन सा होता है? पिंक कलर का। तो 20 गोज से अपन कितना दे सकते हैं? 60 ml पर मिनट अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है? 22 गोज, मतलब कौन सा कलर? ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर से अपन कितना दे सकते हैं? 36 ml पर मिनट तक अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद में लास्ट अपना बच गया 24 गोज। 24 गोज कौन सा होता है? येलो कलर का। येलो कलर से अपन कितना दे सकते हैं? 20 ml पर मिनट तक अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद में
एक और आता है 26 जो पीडियाट्रिक में काम में लेते हैं ये दोनों। तो इसका क्या कलर होता है, वॉयलेट कलर। इससे हम कितना दे सकते हैं, 13 ml पर मिनट। तो एम्स के अंदर एमसीक्यू इससे पूछा गया है अभी तक, ग्रे से भी पूछा गया है, ठीक है। और बाकी आपको कलर कोड से तो एम्स में हर बार एमसीक्यू आता ही है, वो इमेज दिखा देता है, ठीक है। इमेज में आपको वो मोस्टली ग्रे का दिखाता है वो, नेक्स्ट, ठीक है। और बाकी आपको कोई सी भी इमेज दिखा सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, सिक टेस्ट इज डन इन। सिक टेस्ट जो है वो कौन सी डिजीज कंडीशन में किया जाता है, मेनिंजाइटिस में, डिप्थीरिया में, पर्टूसिस में, या फिर पोलियोमाइलाइटिस में, ठीक है। मेनिंजाइटिस में, डिप्थीरिया में, पर्टूसिस में, या फिर पोलियोमाइलाइटिस में सिक टेस्ट की बात हो रही है, तो ये किसमें परफॉर्म किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, सिक टेस्ट हम किसमें करते हैं, डिप्थीरिया वाली कंडीशन के अंदर, ठीक है। डिप्थीरिया डिजीज के अंदर हम क्या करते हैं, सिक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो अभी अपन टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, पर्टूसिस, पोलियोमाइलाइटिस को हम फिर कभी करेंगे जब उनके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। टॉपिक हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे क्या, डिप्थीरिया। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके सीएचएन के अकॉर्डिंग। सीएचएन को भी अपन साथ साथ में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आपके पीछे नहीं रहेगा, प्लीज आप बने रहिएगा हमारे आरएनसीसी के साथ में डेली। अब ठीक है, तो देखिए डिप्थीरिया क्या होता है। फर्स्ट एमसीक्यू, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है, फर्स्ट एमसीक्यू क्या हो जाएगा, इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। अब इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरियल डिजीज तो पॉजिटिव एजेंट भी होगा इसका कुछ, तो क्या है, कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट क्या रहा इसका, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ध्यान में रखना एमसीक्यू बनता है। अब इससे कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से क्या एमसीक्यू बनता है, देखो एक एक आप जब भी प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए, लिंक करना आना चाहिए एक चीज से दूसरी चीज को, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन सा था, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अब इस बैक्टीरिया से भी एमसीक्यू बनता है, तो बैक्टीरिया का ग्राम ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसका क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये भी एमसीक्यू पूछा गया है एक बार ये ऐसी के अंदर। नेक्स्ट, अब ग्राम पॉजिटिव है तो क्या इसका नेचर कैसा होगा, नॉन मोटाइल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। नोट्स भी बनाने तो इस प्रकार से आपको बनाने हैं, ठीक है। आप खुद भी अपने नोट्स बनाना सीखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट आपसे और क्या एमसीक्यू बन सकता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन में आपसे एमसीक्यू बनता है, तो कहाँ से बनेगा, ड्रॉपलेट, ठीक है। क्या एमसीक्यू बनेगा, ड्रॉपलेट मोड से भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है। नेक्स्ट, कंटामिनेटेड सॉइल, ठीक है। कंटामिनेटेड सॉइल, मिट्टी अगर गंदी हो तो वहां से भी डिप्थीरिया जो है वो फैल सकता है। बट एमसीक्यू किससे बनता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से डिप्थीरिया फैल सकता है। ऑप्शन में आपको देखने को मिले, बाकी अगर ऑप्शन में भी मिले तो इनमें से भी आप करेक्ट करके आ जाना, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है, इसके इंक्यूबेशन पीरियड से, कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा वो ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा यहाँ पे थीसिस हम करने की ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है इसका 2 to 6 डेज का। इंक्यूबेशन पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंक्यूबेशन पीरियड आपको मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स इनका ज़्यादा पूछा जाता है। मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया का कम पूछते हैं। हेपेटाइटिस इनके आपको इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा पूछते हैं, ये भी मैं आपको सभी को बता दूंगा। हेपेटाइटिस का तो आपको मैंने समझा ही था जब फर्स्ट नोट सेट क्लास थी उसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इसके क्या आते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यहाँ से देखिए खूब सारे एमसीक्यू बनते हैं डिप्थीरिया में से, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वही अपन डिस्कस करेंगे जिससे एमसीक्यू बना हुआ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अर्ली साइन या फिर सिम्टम। अर्ली सिम्टम की बात करें डिप्थीरिया के अंदर क्या आएगा, लो ग्रेड फीवर। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, सोर थ्रोट, ठीक है। लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, कोराइजा देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर पेन देखने को मिलेगा। सोर थ्रोट हो गया तो क्या देखने को मिलेगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस, वॉइस कैसी हो जाएगी, घोड़े के जैसी, मतलब थोड़ी भारी भारी ऐसी वॉइस हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया अर्ली साइन। एंड इसका लेट साइन, अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया इसको तो लेट साइन क्या आ जाएगा, ब्रीथिंग
ब्रीथिंग के अंदर क्या देखने को मिल सकती है, डिफिकल्टीज। क्या देखने को मिलेगी, ब्रीथिंग के अंदर क्या देखने को मिलेगी, डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या साइन देखने को मिलेगा इसके अंदर, तो देखिए और क्या साइन देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेइश येलोविश मेम्ब्रेन इनटू फेरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो एक फेरिंग्स के अंदर आपको एक मेम्ब्रेन टाइप में स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी फेरिंग्स और टॉन्सिल के पास में। ठीक है, तो अर्ली के अंदर तो ये क्या रिमूवेबल हो सकती है। ठीक है, लेट लेट स्टेज के अंदर यहाँ पे क्या होगा, रिमूव करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे पेन होता है इस मेम्ब्रेन के अंदर। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, स्यूडो मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद में देखिए और क्या एमसीक्यू बन सकता है डिप्थीरिया से, और क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी भी कहाँ पे, सब सब मैंडिबुलर एरिया के अंदर क्या देखने को मिलेगी आपको, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी। तो इस साइन को हम क्या बोलते हैं, बुल नेक एपियरेंस। तो बुल नेक एपियरेंस कहाँ देखने को मिलता है, डिप्थीरिया के अंदर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू किससे बनता है, डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस के लिए देखिए, एक तो अभी आपको मैंने टेस्ट बताया सिक टेस्ट, एक और टेस्ट होता है कौन सा, एल्बर्ट स्टैन टेस्ट। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, सिक टेस्ट। इसके बारे में अपन एमसीक्यू बनता है सिक टेस्ट के बारे में, किसके साथ किसके लिए होता है, डिप्थीरिया के लिए होता है। तो सिक टेस्ट में क्या करते हैं, डिप्थीरिया टॉक्सिन को अपन काम में लेते हैं, कितना ml, 0.1 ml। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर 0.2 ml भी दिया गया है। ठीक है, तो ये बोथ फोर आर्म के अंदर अपन इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी पेशेंट के अंदर, ठीक है, बोथ फोर आर्म में अपन तब करेंगे जब रिएक्टिव वगैरह आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर आर्म के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब इसके बाद में अपन इसका रीडिंग कब करेंगे, 48 टू 72 आवर्स के बाद में इसका भी अपन रीडिंग करते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का अपन कितना करते हैं, पीपीडी का कितना करते हैं, आफ्टर 72 आवर्स के बाद में, ध्यान में रखना, मोनटॉक्स टेस्ट का आफ्टर 72 आवर्स और सिक टेस्ट का 48 टू 72 आवर्स। अब अगर यहाँ पे रेडनेस इरिथीमा देखने को मिलती है, तो वो क्या सजेस्ट करती है कि जो पेशेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या सजेस्ट करती है कि पॉजिटिव है पेशेंट, और जो रेडनेस एंड इरिथीमा फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो क्या सजेस्ट करता है, नेगेटिव टेस्ट। देखिए, अब सिक टेस्ट से मिलता जुलता ही टेस्ट एक और होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक टेस्ट। ठीक है, सिक टेस्ट से मिलता है एक टेस्ट और होता है वो डिक टेस्ट। अब देखिए, डिक टेस्ट किसके अंदर किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों नामों में कंफ्यूजन होती है, इसलिए हमने एक साथ पढ़ लिया है इसको, आगे कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, डिक टेस्ट के अंदर क्या होता है, इसमें करते हैं अपन इसको स्कारलेट फीवर के अंदर। ठीक है, ध्यान में रखना, डिक टेस्ट किस में होता है, स्कारलेट फीवर में, सिक टेस्ट किस में होता है, डिप्थीरिया में। अब देखिए, सिक टेस्ट की डिस्कवरी कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, बेला सिक के द्वारा। कब की गई थी, 1930 के अंदर। ठीक है, डिस्कवरी कब की गई थी, बेला सिक के द्वारा की गई थी 1913 के अंदर इसकी क्या की गई थी, डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन के अपन क्या पढ़ते हैं, डीपीटी। ठीक है, डिप्थीरिया परtussis टेटनस का अपन क्या करते हैं, वैक्सीन वगैरह अपन काम में लगाते हैं। नेक्स्ट, वैक्सीन के बाद में अपन यहाँ पे मेडिकली अपन ट्रीट करना तो किसके साथ करोगे, ड्रग ऑफ चॉइस। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि डिप्थीरिया की ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर आप किसको लोगे, तो किसको लेंगे हम, पेनिसिलिन को। नेक्स्ट, इरिथ्रोमाइसिन को, पेनिसिलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर हम इसको काम में लेते हैं। अगर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी तो पेशेंट को जो है वो आईसीयू के अंदर भी जो है वो रखना पड़ सकता है। तो अब देखिए, डीपीटी से क्या आएगा, इसकी डोज क्या रहती है, 0.5 ml रहती है। रूट क्या रहता है इसका, आईएम रहता है। बच्चों में कहाँ लगता है, वास्टस लेटरलिस के अंदर हम इसको लगाते हैं, ध्यान में रखना। स्टोरेशन कहाँ करेंगे, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन इसको क्या करेंगे, स्टोरेशन करने का काम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसकी इम्यूनिटी से 5 ईयर की ये क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है डीपीटी का इंजेक्शन।
ठीक है, 5 ईयर का इंजेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, डीपीटी का इंजेक्शन कॉन्ट्रा इंडिकेट किस में होता है? इसमें होगा सीजर के अंदर, क्योंकि पर्टुसिस जो है वो सीजर कोज करवा सकता है, इसलिए डीपीटी की वैक्सीन जो है वो सीजर आती है उन पेशेंट्स के अंदर, उनमें हम क्या करते हैं, डीपीटी का इंजेक्शन नहीं करता है। अब सर अगर सीजर तो अगर किसी पेशेंट में आ गई और उसको वैक्सीनेशन भी करना है तो अपन क्या करेंगे? ठीक है, सीजर आ गई और वैक्सीनेशन भी करना है तो आप क्या लगाओगे? डिप्थीरिया एंड टिटनेस का आप वैक्सीनेशन कर दोगे। ठीक है, ये भी कितना लगाते हो? 0.5 ml लगाएंगे, IM लगाएंगे, वोस्टस लेटरलिस के अंदर हम लगाते हैं। ठीक है, एज क्या रहेगी इसकी? एज की अपन बात करें तो विद इन 12 ईयर की है एज यहाँ पे अपन काम में रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो अपन ने किसको पढ़ लिया यहाँ पे, डिप्थीरिया को हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम कभी पर्ट्यूसिस को पढ़ेंगे, मेनिंजाइटिस को पढ़ेंगे, पोलियोमाइलिटिस को पढ़ेंगे। इस प्रकार से अपन 1 बाय 1 टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एमीबियासिस इज कॉज्ड बाय, एमीबियासिस की जो डिजीज कंडीशन है वो किसके द्वारा कोज की जाती है? एंड अमीबा हिस्टोलिका, एस्करिजिया कोलाई ई कोलाई, या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्री, या फिर स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो देखिए अमीबियासिस जो है वो किसके साथ में, किसके द्वारा कोज की जाती है? एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये कोजिटिव एजेंट रहता है किसका? अमीबियासिस के साथ में। नेक्स्ट इकोलाई, जो आप क्या करवा सकता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कोज करवा सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा अभी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक कंडीशन कोज करता है, उसका क्या नाम है? लेप्रोसी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या टॉपिक है अपना? लेप्रोसी। लेप्रोसी भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा मैं। ठीक है, तो देखिए लेप्रोसी के अंदर क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है लेप्रोसी का? इसको जो है वो हैंसन डिजीज भी कहते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हैंसन डिजीज, दूसरा इसको क्या कहते हैं? सोशल डिजीज। ध्यान में रखना, सोशल डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि सोसाइटी के अंदर इसका क्या था, पहले एक स्टिग्मा होता था। ठीक है, पर्सन को जो है वो हेट किया जाता था, स्टिग्मा मतलब उसको दूर कर दिया था सोसाइटी से, इसलिए इसको स्टिग्मा या फिर आइसोलेशन कर दिया था सोसाइटी से, तो इसलिए इसको क्या कर दिया? सोशल डिजीज। हैंसन डिजीज क्यों कहा? क्योंकि हैंसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको क्या किया था? डिस्कवरी किया गया था। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर होता क्या है, लेप्रोसी के अंदर क्या होता है अगर आपको पूछा जाए तो? हाइपो पिगमेंटेशन पैचेज। ठीक है, स्किन के ऊपर क्या देखने को मिलेंगे आपको? हाइपो पिगमेंटेशन के, आप जैसे आपको पिगमेंटेशन होता है अपनी स्किन में, नॉर्मल स्किन रहती है, हाइपो पिगमेंटेशन रहेगा तो वाइटिश कुछ पैचेज आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। तो इसको ये किस कंडीशन में होती है? लेप्रोसी के अंदर। पॉजिटिव एजेंट क्या है लेप्रोसी का? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। और आपको देखो लेप्रोसी से क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज दैट डिस्कवर। ठीक है, सबसे पहले कोई अगर बैक्टीरियल डिजीज डिस्कवर हुई है वर्ल्ड के अंदर तो वो कौन सी थी? लेप्रोसी थी। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसका शॉर्ट के अंदर पढ़ेंगे, लंबा नहीं जाएंगे, जितना मैंने डिप्थीरिया बताया था उतना अपन नहीं देखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या रहता है? ड्रॉपलेट। ठीक है, यह भी ड्रॉपलेट की तरह काम करती है। ठीक है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन रहता है इसका। नेक्स्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से भी जो है वो लेप्रोसी फैलती है। तभी आपने देखा होगा लेप्रोसी वाले पर्सन जो है वो हाथों में ग्लव्स वगैरह, कपड़े वगैरह पहन के रखते हैं। और देखिए एक और सीरियस कंडीशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ये किसके थ्रू फैलती है? मदर टू फितर, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेप्रोमेटस लेप्रे। नेक्स्ट, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? देखिए इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा होता है, तो 3 to 5 ईयर्स तक इसका क्या रहता है? इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। सम टाइम में मोर देन 10 ईयर्स भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड रह सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 13th जैन सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड लेप्रोसी डे। 30 जनवरी को अपन क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड लेप्रोसी डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेप्रोसी से, अफेक्ट किसको कहती है? अफेक्ट किसको कहती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करती है, ध्यान में रखना, एमसीक्यू बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट,
मोस्ट अफेक्टेड नर्व इनटू लेप्रोसी। लेप्रोसी की डिजीज के अंदर मोस्ट अफेक्टेड नर्व कौन सी होती है? वो कौन सी होती है? अल्नार नर्व। एमसीक्यू बना हुआ है, ध्यान में रखना। मोस्ट अफेक्टेड नर्व कौन सी होती है? अल्नार नर्व होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजिशियन नर्व भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये हो गई अल्नार नर्व है, एमसीक्यू बना हुआ है, ध्यान में रखना, एम्स के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जाम नियर बाई है, तो मुझे इसी प्रकार आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब लेप्रोसी के मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे बना के लेके आऊंगा नहीं, लेप्रोसी का एक क्वेश्चन बनाऊंगा, लेप्रोसी के अंदर के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूंगा सारे के सारे। ठीक है, एक जगह पे इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। साथ साथ में अपने नोट्स के अंदर भी अगर कोई टॉपिक लाइन आपको एक्स्ट्रा ऐड करने को मिले तो वो भी कर लीजिएगा। नोट्स नहीं है तो यहाँ से नोट्स बना लो, काफी आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है इससे? फर्स्ट साइन। एम्स में पूछे आपसे कि लेप्रोसी का फर्स्ट साइन क्या है, तो हाइपोपिगमेंटेशन। इसका स्किन का। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? टेम्परेचर लॉस। टेम्परेचर सेंसेशन लॉस हो जाता है पर्सन का, जिस पर्सन को लेप्रोसी होती है। ठीक है, तो वहां का क्या हो जाता है? टच, पेन, टेम्परेचर सेंसेशन क्या होता है? लॉस हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अल्सरेटिव लीजन्स भी बन जाते हैं। बॉडी के अंदर अल्सरेटिव रीजन्स भी लेप्रोसी वाले केसेस के अंदर बन जाते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है इसके अंदर? बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। टाइप की बात हम फिर कभी करेंगे। लेप्रोसी के दो टाइप होते हैं, पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी, एक होता है मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी। काफी बड़ा हो जाएगा। मेन अपन बात करते हैं टाइप के ऊपर, सॉरी डायग्नोसिस के ऊपर। तो इसके अंदर क्या डायग्नोसिस करेंगे? स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट। ठीक है, स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट किसके अंदर करते हैं? पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी के अंदर। ठीक है, तो पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी क्या होती है? एक स्टार्टिंग की फेज होती है। तो इसके अंदर लीजन्स कितने बनते हैं? 1 to 5। स्किन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? लीजन्स देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे क्या रहेगा? सेंसेशन आपको यहाँ पे क्या रहेगा? प्रेजेंट रहता है इस कंडीशन के अंदर। अब जब, ठीक है, इसके अंदर अपन जब ये स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट करवाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर? नेगेटिव टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड कौन सी होती है? मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। तो मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी के अंदर क्या होता है? मोर देन 6 स्किन लीजन्स वगैरह ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किसी भी एक अपन टारगेट करते हैं किसी भी एक बॉडी के रीजन को, तो वहाँ पे मोर देन 6 स्किन लीजन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो बॉडी का सेंसेशन है वो भी कैसा हो जाता है? लॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? स्लिट स्किन स्मीयर जो टेस्ट होता है लेप्रोसी के अंदर वो कैसा देखने को मिलता है? पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, इन दोनों के भी आगे तीन तीन टाइप देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव क्यों देखने को मिला? क्योंकि यहाँ पे क्या है? बैक्टीरियल लोड क्या है यहाँ पे? कम है। बैक्टीरियल लोड यहाँ पे क्या है? कम है। यहाँ पे क्या है? बैक्टीरियल लोड इंक्रीज है, तभी तो यहाँ पे जो एग्रेसिव वाले सिम्टम आते हैं। सेंसेशन भी लॉस हो गए, स्किन लीजन्स भी ज्यादा बन रहे हैं। यहाँ पे सेंसेशन है अभी परसेंट के अंदर, पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी के अंदर सेंसेशन प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे वायरल लोड कम होता है, इसलिए स्किन स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। एंड मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी के अंदर स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। अच्छा, अब आपके इस टेस्ट के अंदर करते क्या है वो भी देख लीजिए। जब कभी हमें स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट कलेक्ट करना होता है, किस प्रकार करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? पिंच द साइट। उसके बाद में क्या करोगे? इंसिजन दोगे। इंसिजन देने के बाद में आप क्या करोगे? फ्लूइड कलेक्ट आफ्टर ब्लड स्टॉप। जब ब्लड आना बंद हो जाएगा तो ब्लड के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है? प्लाज्मा देखने को मिलता है, फ्लूइड देखने को मिलता है, जिसके अंदर ब्लड नहीं रहता है। उसको आपने क्या किया? कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या, अब आप क्या करना है? उसको एयर ड्राई करना है। उसको फ्लूइड को क्या करना है? एक जगह फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है? जेडन स्टेनिंग करनी होती है, ध्यान में रखना। स्टेनिंग कौन सी करते हैं लेप्रोसी के अंदर भी? जेडन स्टेलिंग, जेड नीलसन स्टेलिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे?
रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस देखिए आपको इस पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी के अंदर क्या हो रहा है, वायरल लोड यहाँ पे कम है, इसलिए ये टेस्ट क्या देखने को मिला, नेगेटिव मिला। एंड मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी के अंदर वायरल लोड ज्यादा देखने को मिला, तो ये टेस्ट कैसा देखने को मिला, पॉजिटिव। नाम क्या है इस टेस्ट का, स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट। अब देखिए एक और टेस्ट करते हैं इसके अंदर, कौन सा, लेप्रोमिन टेस्ट। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएचएन के, अभी अपन पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। लेप्रोमिन टेस्ट किसके अंदर करते हैं, लेप्रोसी के अंदर। इस टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, फर्स्ट एमसीक्यू लेप्रोमिन टेस्ट, दूसरा टेस्ट मोस्ट कॉन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है लेप्रोसी का, तो वो कौन सा है, लेप्रोमिन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया क्या होता है इसके लिए काफी ज्यादा ससेप्टिबल हो जाता है। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, 0.1 ml लेप्रोमिन एंटीजन को अपन क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, रूट क्या रहता है इसका भी, इंट्राडर्मल रहता है। ठीक है, अब देखिए इससे भी एक और एमसीक्यू बनता है, मेजर एमसीक्यू क्या बनता है, इसके अंदर जो लेप्रोमिन एंटीजन हमने लिया, इस लेप्रोमिन एंटीजन का नाम क्या है। ठीक है, जो लेप्रोमिन एंटीजन का क्या नाम है, धर्मेंद्र एंटीजन। ठीक है, धर्मेंद्र एंटीजन को अपन यहाँ पे इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन काम में लिया जाता है लेप्रोमिन के अंदर। कितना लेंगे, 0.1 ml लेंगे। ठीक है, रीडिंग कब करते हैं, आफ्टर थर्ड डे। ठीक है, या फिर अपन देख सकते हैं इसका अर्ली डिटेक्शन कब कर सकते हैं, एंड इसका जो है वो आफ्टर थर्ड डे इसका क्या करेंगे, अपन रीडिंग लेते हैं, वहां पे रेडनेस वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब अगर वहां पे नोड्यूल्स देखने को मिला और नोड्यूल्स की साइज मोर देन 5 mm है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव है टेस्ट लेप्रोमिन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के अंदर अपन ड्रग थेरेपी चलाते हैं, कौन सी चलाएंगे, मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमटीडी। ध्यान में रखना एमसीक्यू बनता है इससे भी। ठीक है, इससे क्या एमसीक्यू बनता है, देखिए सबसे पहले तो इन वर्ल्ड के अंदर कब चलाई गई थी डब्ल्यूएचओ के साथ में, 1982 में। इंडिया में कब चलाई गई थी, 1983 में। फॉर नॉलेज बता रहा हूँ, एमसीक्यू इससे नहीं बनता है, एमसीक्यू बनेगा वहां पे मैं आपको क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या एनएलसीपी, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1955 में। एमसीक्यू पूछा हुआ है एम्स के अंदर, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, एनएलईपी, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल की जगह क्या आ जाएगा, इराडिकेशन प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था, 1983 में। इसी प्रोग्राम के अंदर हमने क्या चलाया था, मल्टी ड्रग थेरेपी चलाई थी। तो कंपनी कौन सी थी, नोवार्टिस कंपनी। ठीक है, तो इस थोड़ा समझने में इजी होता है ना, लिंक टू लिंक अपन करते जाते हैं। कंपनी कौन सी थी, नोवार्टिस। एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको ये टॉपिक, नोवार्टिस वाला नहीं पूछेंगे, बट आपको क्या पूछेंगे, एनएलईपी, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये कब चलाया गया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अपन काम में लेते हैं यहाँ पे। अभी हमने पढ़ा था टाइप, लेप्रोसी के टाइप के अकॉर्डिंग इसके ट्रीटमेंट होगा। टाइप फर्स्ट क्या था, ओसी बेसिलरी लेप्रोसी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप था, ये क्या थी, लेस सीवियर स्टेज थी। इधर हम क्या पढ़ेंगे, मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी। ठीक है, दोनों टाइप हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, तो 6 मंथ कोर्स का कोर्स लेना होता है इसके अंदर। ठीक है, एक पैकेट के अंदर इसके 28 डेज की टेबलेट यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट डे ट्रीट आपको किसके साथ करना होता है। ठीक है, फर्स्ट डे आपको क्या देना है, जब आपको एंटी लेप्रोसी सेंटर बनाए हुए रहते हैं, तो वहां पे आपको क्या देना होता है, फर्स्ट डे आपको क्या देना होता है, रिफाम्पिसिन प्लस
डेप्सोन। ठीक है, तो रिफाम्पिसिन जो है वो अपन लेप्रोसी में भी दे सकते हैं, एमसीक्यू बनता है। एंड डेप्सोन जो है वो लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर मानी जाती है। ठीक है, रिफाम्पिसिन कितनी डोज देंगे? 600 mg, लेप्रो डेप्सोन की 100 mg। ठीक है, ये कब देंगे हम? फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट में अपन क्या देंगे? रिफाम्पिसिन एंड डेप्सोन। एंड बाकी के जो 27 डेज है वहां पे हम क्या देंगे? ओनली एंड ओनली डेप्सोन, वो भी कितनी? 100 mg की। तो ये तो हो गई बात किसकी? पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी के अंदर, जिसके अंदर क्या था? स्लिट टेस्ट कैसा था? नेगेटिव था। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी, एडवांस स्टेज लेप्रोसी की। इसके अंदर क्या करते हैं? देखिए, इसके अंदर हम क्या करते हैं? सेम ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन कितना रहता है? 12 मंथ का। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट डे पे हम क्या डोज देंगे? फर्स्ट डे पे अपन क्या देते हैं? रिफाम्पिसिन, डेप्सोन, एंड इसके अंदर एक डोज को और मिक्स किया जाता है, वो कौन सी है? क्लोफाजिमिन। रिफाम्पिसिन की डोज वही 600 mg, ये कितने देते हैं? 100 mg, एंड ये कितनी देंगे? 300 mg। तो ये क्लोफाजिमिन भी यहाँ पे ऐड की गई है। बट आफ्टर फर्स्ट डे क्या देंगे हम? डेप्सोन कितनी? 100 mg, एंड क्लोफाजिमिन कितनी देंगे हम? 150 mg। ठीक है, तो एमसीक्यू बनता है, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट इनटू लेप्रोसी कौन सी में? मल्टीबेसिलरी में। फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट इनटू पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा? लेप्रोसी का टॉपिक भी यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्या क्या पढ़ा हमने आज? रिकेट्स पढ़ लिया, डिप्थीरिया पढ़ लिया, लेप्रोसी पढ़ लिया। ठीक है, एमसीक्यू भी हमने खूब सारे सोल्व किए हैं। कुछ एमसीक्यू और बता देता हूँ आपको लेप्रोसी से। देखिए, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट इनटू लेप्रोसी कौन सा होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, भूल गए हो तो वापस रिवाइज करा देता हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेप्रोसी क्या है? ठीक है, डिसेबिलिटी। पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा? डिसेबल्ड हो जाएगा ड्यू टू एडवांस स्टेज। कारण क्या हो सकता है इसका? ड्यू टू एडवांस स्टेज सबसे पहले तो, इसके बाद में लेट डायग्नोसिस हुआ हो किसी को लेप्रोसी, इसके बाद में लैक ऑफ केयर की वजह से पेशेंट क्या हो जाता है? डिसेबल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपना लेप्रोसी का टॉपिक भी आज कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अपना लेप्रोसी का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका कोज किसको करती है? एमेबियासिस को कोज करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, फर्स्ट कीमोथेरेपेटिक एजेंट डिस्कवर। फर्स्ट कीमोथेरेपिक एजेंट कौन सा डिस्कवर किया गया था? साइक्लोस्पोरिन, एजाथ्रियोप्रिन, साइक्लोफोस्फेमाइड या फिर मेथोट्रेक्सेट? किसको किया गया था? फर्स्ट कीमोथेरेपेटिक एजेंट किसको डिस्कवर किया गया था? तो देखिए, फर्स्ट कीमोथेरेपेटिक एजेंट डिस्कवर्ड कौन सा हुआ था? मीथोट्रेक्सेट। ठीक है, ध्यान में रखना, एम्स में पूछा गया एमसीक्यू है। फर्स्ट कीमोथेरेपेटिक एजेंट डिस्कवर मीथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक ड्रग दी गई है, क्या नाम है? साइक्लोस्पोरिन। ये इसका क्या मैकेनिज्म एक्शन रहता है इसका? कैल्सिनेयूरिन इनहिबिटर होती है। तो ये क्या काम करती है? इम्यूनो सप्रेशन का। किसमें हेल्प करेगी? ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में, जिनके अंदर अभी रिसेंट ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, वहां पे अपन क्या करेंगे? साइक्लोस्पोरिन अपन दे सकते हैं। ये मैकेनिज्म एक्शन क्या रहता है इसका? कैल्सिनेयूरिन इनहिबिटर का काम करती है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में देते हैं। फॉर प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने में काम आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और कैटेगरी की ड्रग है, वो कौन सी? एजाथ्रियोप्रिन। ये भी इम्यूनो सप्रेसिव कैटेगरी की ड्रग है।
ये किसके अंदर काम में अपन ले सकते हैं इनको? रूमेटोइड आर्थराइटिस में काम में ले सकते हैं। इसके बाद में अपन कॉन्स डिजीज के अंदर काम में ले सकते हैं, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर भी इसको हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज है उनके अंदर हम इसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग की बात करें अपन तो कौन सी है? साइक्लोफॉस्फेमाइड। ये अपन किस में काम आएगी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर काम आ जाएगी। किस में काम में लेते हैं? चाइल्ड्स के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली कंडीशंस होती है, वहाँ पे अपन इसको साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं। ये भी एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। ठीक है, ये क्या करती है? डैमेज द डीएनए ऑफ कैंसर सेल। ठीक है, अगर कोई कैंसरस कंडीशन के अंदर हम साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है? डैमेज द डीएनए ऑफ कैंसर सेल। इसके बाद में देखिए मेथोट्रेक्सेट। तो मेथोट्रेक्सेट तो क्या है? हमारा फर्स्ट एजेंट डिस्कवर हुआ कीमोथेरेपी के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एसिटाइल सिलिसिलिक एसिड इज नॉट यूज टू ट्रीट चिल्ड्रंस फॉर मम्स बिकॉज। देखिए, मम्स वाले बच्चों को अपन क्या करते हैं? एसिटाइल सिलिसिलिक एसिड की जो ड्रग है वो कौन सी है? एस्पिरिन। कॉमन शॉर्ट सा एमसीक्यू है, मम्स के अंदर हम एस्पिरिन क्यों नहीं देते हैं बच्चों को? ब्रीथिंग डिफिकल्टी कोज करवा देगा, टेकिकार्डिया कोज करवा देगा, रेस डिजीज कोज करवा देगा, या फिर नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ नहीं है। एस्पिरिन क्यों नहीं देते अपन मम्स वाले केस के अंदर? तो देखिए, मम्स क्या है? एक प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज होती है मम्स। इसके अंदर क्या होता है? पेरोटिड ग्लैंड के अंदर यहाँ पे क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? पेरियोटाइटिस। ठीक है, ये किसका, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? पैरामिक्सो वायरस। ध्यान में रखना, पैरामिक्सो वायरस। वैक्सीन कौन सी काम में लेते हैं इसके अंदर? एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर वैक्सीन से जो है वो मम्स जो है वो 100% यहाँ पे प्रिवेंटेबल रहता है। तो अब ऐसे बच्चों को अंदर क्या होता है? अगर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया? इसको पेन हो गया। पेन होता है तो हमें क्या देनी चाहिए? आइबुप्रोफेन। ठीक है, या फिर एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का भी एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, मतलब एनाल्जेसिक इफेक्ट की ड्रग देनी है। बट हम क्या करते हैं? एस्पिरिन भी क्या करती है? पेन रिलीवर होती है। ठीक है, अब कुछ पेशेंट घर में क्या देते हैं किसी को? एस्पिरिन अगर दे देते हैं मम्स वाले पेशेंट को, तो क्या कोज करवा देती है एस्पिरिन? क्या कोज करवाती है? रेस डिजीज। ठीक है, एस्पिरिन क्या कोज करवाती है? रेस डिजीज को कोज करवा देती है। रेस डिजीज से आने के बाद में क्या होता है? लीवर फेलियर होता है बच्चों के अंदर। ठीक है, एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जो है वो बच्चे में बन जाती है। ठीक है, इसलिए एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मम्स पेशेंट फॉर पेन मैनेजमेंट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइस डिजीज अपना करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, एस्पिरिन करती क्या है? रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की रिस्क को कम करती है एस्पिरिन। एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी होती है इसकी। ओके, तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हूँ। आशा करता हूँ कि क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी हो, आपने काफ़ी कुछ सीखा हो। आज की क्लास से काफ़ी एमसीक्यू अपन ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, सॉल्व जरूर मैंने एमसीक्यू अंडर 10 करवाए हैं। ठीक है, बट एमसीक्यू मैंने इतने सारे बता दिए कि उससे आपको टॉपिक आपका अच्छा हो गया है। ठीक है, एम्स बाकी देखिए सेम एमसीक्यू रिपीट इतना नहीं करवाएगा एम्स। अराउंड आपको 10 to 15 एमसीक्यू आपको सेम मिल सकते हैं एम्स के एग्जाम में, बट एम्स का आपको पता है लेवल काफ़ी अप रहता है, तो रिपीट काफ़ी वो कम करता है। बट जिन टॉपिक्स में से एम्स एमसीक्यू बनाता है उन टॉपिक को वो बहुत बार रिपीट करता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं? इसलिए आरएनसीसी के द्वारा क्या करवाया जाता है? आपको टॉपिक डिस्कशन करवाया जाता है। टॉपिक के अंदर मैक्स टू मैक्स एमसीक्यू आपको बताए जाते हैं कि जितने एमसीक्यू एम्स पूछता है, पूछ सकता है, किस प्रकार से पूछेगा, वो सभी चीज़ आरएनसीसी आपको बताती है। ठीक है, इस प्रकार का जो पैटर्न रहता है आरएनसीसी का। ठीक है, प्रीवियस में एसजीपीजीआई के लिए भी चलाया था, उससे एसजीपीजीआई से पहले आरएमएल के लिए चलाया था, पीजीआई के लिए चलाया था। काफ़ी अच्छा रहा बच्चों का रिस्पॉन्स एग्जाम के अंदर, एम्स के अंदर भी रहेगा। साथ में हमारी नॉर्सेट को लेके एक टेस्ट सीरीज चलाई गई है, जिसके अंदर हमने टोटल 120 टेस्ट हमने बनाए हैं, जिसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी 1/3 की। तो आप जो भी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हमने उसको रखा है, जो भी स्टूडेंट उसको बाय करना चाहे बाय कर सकता है, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकता है।
तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यू क्लास में। थैंक यू।